तो दोस्तों आज हो गया 17 फरवरी 2021। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली के अलग अलग सीमाओं पर बीते 84 दिनों से किसान डटे हुए हैं। हालांकि अब गाजीपुर और सिंधु बॉर्डर पर किसानों का जमावड़ा धीरे धीरे कम होता जा रहा है। बहुत से किसान वापस अपने गांव जा रहे हैं। बीते महीने जहां हजारों किसान प्रदर्शन स्थल पर मौजूद थे, वहीं अब इसके आधे भी धरना स्थल पर नहीं दिख रहे हैं। हालांकि इसके पीछे भी एक रणनीति है। आपको बता दें कि एनडीटीवी की न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक प्रदर्शनकारी किसानों के सामने ये स्पष्ट है कि लड़ाई लंबी चलने वाली है। ऐसे में सीमाओं पर जमे किसानों की संख्या का कम होना उनकी नई रणनीति का हिस्सा है, जिसका मकसद आंदोलन को देश के अलग अलग हिस्सों तक फैलाना है। आपको बता दें कि नई रणनीति के तहत देश के सभी राज्यों में बड़ी बड़ी रैलियां करके आंदोलन के लिए समर्थन जुटाना सबसे बड़ा मकसद है। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत देश भर में महापंचायतों का आयोजन करने की योजना बना चुके हैं। अगले 10 दिनों में वो हरियाणा, महाराष्ट्र और राजस्थान में कई सभाओं को संबोधित कर सकते हैं। आज की दूसरी बड़ी खबर। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कल पार्टी मुख्यालय में हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और राजस्थान के पार्टी नेताओं के साथ बैठक की है, जिसमें केंद्र गृह मंत्री अमित शाह और केंद्र कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी शामिल थे। माना जा रहा है कि आगामी चुनाव को देखते हुए ये बैठक नए कृषि कानूनों के विरोध में जारी किसान आंदोलन से निपटने के लिए आगे की रणनीति बनाने को लेकर हो रही है। आपको बता दें किसान आंदोलन में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। गौरतलब है कि केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों को लेकर गतिरोध अब भी बरकरार है। कानूनों को रद्द कराने पर अनेक किसान इस मुद्दे पर सरकार के साथ आर पार की लड़ाई का ऐलान भी कर चुके हैं। इस बीच किसानों को मनाने के लिए अब तक केंद्र सरकार की ओर से की गई सभी कोशिशें बेनतीजा रही है। आज की तीसरी बड़ी खबर। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के कल 6 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को कहा है कि उनकी सरकार के कोरोना वायरस के प्रकोप के दौरान होम आइसोलेशन मॉडल, प्लाज्मा बैंक और ऑक्सीमीटर जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने उनकी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 1 वर्ष पूरे होने के मौके पर राजधानी वासियों के लिए जारी एक वीडियो मैसेज में कहा है कि कोरोना महामारी के दौरान दिल्ली के प्रत्येक नागरिक ने सरकार के साथ मिलकर काम किया। उन्होंने कहा है कि दिल्ली के प्रत्येक नागरिक ने कोरोना महामारी के दौरान उल्लेखनीय कार्य किया है। दिल्ली सरकार के होम आइसोलेशन मॉडल, पहले प्लाज्मा बैंक की स्थापना और ऑक्सीमीटर वितरण की चर्चा आज पूरे विश्व में हो रही है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि 1 वर्ष पहले आपने अपने बेटे को प्रत्येक नागरिक की सेवा करने का एक और अवसर दिया था। ये बहुत कठिन वर्ष रहा, लेकिन दिल्ली के सभी नागरिकों ने मिलकर ये काम किया है कि हम सभी ने मिलकर दिल्ली को विश्व में सफलता का मॉडल दिया है। आज की चौथी बड़ी खबर। चिराग पासवान की चिंता बढ़ी, एलजेपी में होगी बड़ी टूट। 18 को 100 से अधिक नेता और कार्यकर्ता जेडीयू में होंगे शामिल। जी आपको बता दें कि लोजपा के पूर्व नेता केशव सिंह समेत तमाम बागी नेता जेडीयू में शामिल होंगे। 18 फरवरी को जेडीयू प्रदेश कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह में ये सभी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। दीनानाथ क्रांति की अध्यक्षता में ये निर्णय लिया गया है। केशव सिंह ने बताया कि मिलन समारोह में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा समेत कई आला नेता भी उपस्थित रहेंगे। 100 से अधिक संख्या में नेता कार्यकर्ता जेडीयू की सदस्यता ग्रहण करेंगे। आपको बता दें कि लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के निर्देश पर प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज ने पार्टी विरोधी कार्य में संलिप्त और अनुशासनहीनता के कारण पूर्व प्रदेश महासचिव केशव सिंह को तत्काल प्रभाव से पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया था। उनकी प्राथमिक सदस्यता भी निलंबित कर दी गई थी। केशव सिंह ने शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा था कि जल्द ही लोजपा में बड़ी टूट होने वाली है। इसके बाद पार्टी ने उन पर यह कार्रवाई की। हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ाओ, मुसलमानों को दलितों से लड़ाओ, यही काम, यही धंधा अगर कोई कर रहा है तो मुझे कोई डर नहीं है ये कहने में कि पिछले 70 सालों से किसी ने इस मुल्क को इतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना कि नरेंद्र मोदी के राज में भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचाया है। यह हकीकत है। लोग कहते हैं कि हमारी जमात सिर्फ हमारी नारे लगाती है, लेकिन मुझे खुशी है कि आज इन 21 कैंडिडेट्स के अंदर पारुल बेन मकवाना हमारी एक बहन है, बीना बेन परमार ये हमारी बहन है, और हम आप लोगों के ये जिम्मेदारी देकर जा रहे हैं। ये 21 सीटें आप जिताएंगे, लेकिन सबसे पहले खुशखबरी ये सुनाएंगे कि हमारी ये दोनों बहनें भी जीत कर आई है यहां से आप लोगों के बीच में। क्योंकि उन लोगों के मुंह पे हमें एक तमाचा मारना है जो हम पर उंगलियां उठाते रहते हैं।
ये कहा जाता है कांग्रेस के बड़े बड़े नेता कि ये आए हैं और ये आए हैं तो इसको फायदा होगा, इसको नुकसान होगा। एमआईएम क्यों आई है? क्या कभी किसी और राजनीतिक पार्टी से पूछा है? नहीं पूछा है, क्योंकि तुम समझते हो कि ये कौम, ये आवाम तुम्हारी गुलाम है। इनका काम सिर्फ वोट देते रहना और सत्ता में जाकर वो बैठेंगे। लेकिन नहीं, अब वक्त बदल गया, हालात बदल गए। वो दिन गए जब हम बारातियों की तरह इनकी महफिलों में जाकर नाचते थे। अब दूल्हे भी हम ही बनेंगे, घोड़ी पर हम ही चढ़ेंगे। दूल्हे हम ही बनेंगे। मेरी भी शादी हो गई, वारिस की होगी, वारिस दूसरी कर सकता है, वारिस को बना सकते हैं। लेकिन नाचने के लिए 70 सालों तक हमने अहरे गैरों के फायदे के बारे में सोचा, अहरे गैरों के फायदे और नुकसान के बारे में सोचा। लेकिन अब जो भी फैसला होगा, फायदा सिर्फ हमारा देखा जाएगा, हमारी कौम का देखा जाएगा, हमारी आवाम का फायदा देखा जाएगा। बहुत हो चुका है। अब हम दूल्हे जब बनेंगे तो नाचने इंशाल्लाह तुम्हें जरूर बुलाएंगे। कांग्रेसियों, भारतीय जनता पार्टी वालों, कितने सालों तक ये खेल खेला जाएगा? ये इम्तियाज जलील अगर आपके सामने आज एक सांसद बनकर खड़ा है तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम का भी शुक्रिया अदा करता हूं। मुझे आपने वोट नहीं दिया, लेकिन मुझे यकीन है इलेक्शन के उस दिन जब काउंटिंग हो रही थी तो आपने अपनी दुआओं से मुझे नवाजा। इसीलिए आज अल्हम्दुलिल्लाह ये जीत हमें नसीब हुई, ये जीत हमें नसीब हुई। और अगर हम लड़ेंगे ही नहीं तो जीतेंगे कैसे? मैंने खुद ने अपने औरंगाबाद शहर में 20 साल से लगातार शिवसेना जीत कर आती थी। शिवसेना सांसद कौन? तो शिवसेना का सांसद 20 साल से लगातार जीतते आ रहा। हम वोट किसको देते? मजलिस तो थी नहीं, मजलिस इलेक्शन लड़ी ही नहीं थी। हम कांग्रेस को वोट देते, लेकिन लगातार 20 सालों से शिवसेना वहां से जीत कर आती थी। जब हम खड़े हुए मैदान में तो यही कांग्रेस वालों ने कहा कि देखो अब ये आ गए, अब तो इलेक्शन की जरूरत नहीं, शिवसेना भाजपा बड़ी आसानी से जीत जाएंगे। मैंने कहा 20 साल से हम तुमको दूल्हा बना रहे थे, तुम घोड़ी चढ़ने तैयार नहीं थे, अब तुम हटो। हम बताते हैं जीता कैसे जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह जब हम एक ताकत बनकर खड़े रहे, मुत्तहिद हुए, तो हमने ये दिखाया कि हमारी ताकत क्या है। और अगर हम औरंगाबाद में ये कर सकते हैं तो इंशाअल्लाह हम अहमदाबाद में भी करके दिखाएंगे। बस एक काम करना, बहुत सारे लोग आएंगे बहकाने के लिए, बहुत सारी अलग अलग बातें की जाएगी कि नहीं इनके आने से ये होगा। सबकी सुनो, सबकी सुनो, और आखिर में उठते उठते उनको कहो कि 70 सालों से तेरी सुन रहा था, मेरी सुन, तुझको जितना बोलना है बोले, लेकिन इस बार तो इंशाअल्लाह पतंग पर ही मोहर लगेगी मेरी। और ये जज्बा लेकर अगर आप जाएंगे तो यकीनन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को यहां पर कामयाबी मिलेगी। मेरे भाइयों, आज मुल्क के हालात कैसे हैं आप अच्छी तरह से जानते हैं। मैं हर रोज हम पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर देखते हैं, बड़ा जिगर लगता है। कभी सोच के देखिए कि सामने 300 एमपीज बैठे हुए, जैसे ही असद साहब खड़े रहते हैं, अलग अलग तरह के नारे लगाना शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, असद साहब ने बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जिस शख्स ने हमको बोलना सिखाया है वो जब खड़े रहता है तो उसने ये दुनिया को बताया है कि अगर मैं बोलूंगा तो सच बोलूंगा। मैं तुम्हारे कानों में रस घोलने के लिए नहीं आया, मैं तुम्हें गीत सुनाने के लिए नहीं आया हूं। मोदी जी, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया है मेरे लिए।
मैं ये गीत सुनाने के लिए नहीं आया हूं,